हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन अपन ने कर लिया तो उससे ग्राफ भी बना लिया था ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब भाई एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा और एक्सीलरेशन कितना होता है dv बाई dt। इसके दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक फॉर्मूला इसका क्या होता है a का v dv बाई ds, एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, एक की मैग्नीट्यूड का और एक की का। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हमने चालू किया। हाँ, इसको मैंने लिखा देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ध्यान रहे यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डी टी इज इक्वल टू डी वी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो t इक्वल टू 0, ये लिमिट लगाई मैंने, t इक्वल टू 0 यानी जब मैंने मेजरमेंट चालू किया, यानी जब मोशन स्टार्ट हुई उस समय मान लीजिए वेलोसिटी u थी, जब मैंने मेजरमेंट चालू किया उस समय वेलोसिटी u थी और ये फाइनली होगी v वेक्टर u वेक्टर t टाइम पे। तो सोल्व करोगे तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा dt और इंटीग्रेशन 0 टू t और इधर dv का हो जाएगा v और लिमिट u वेक्टर टू v वेक्टर। इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर इंटू t। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक अपन ने कर लिया था। ये वेक्टर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? वेक्टर। पर जब अपन 1D मोशन की बात करेंगे तो 1D में अपन आप सिंपली आप इसको v इक्वल टू u प्लस ए टी भी लिख सकते हो, है ना जी। अच्छा जी, अब आती है सेकेंड इक्वेशन की बात। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखिए। ठीक है, अच्छा जी, आप तो जानते हैं कि v वेक्टर इक्वल टू यानी वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है ds वेक्टर बाई dt। आप इसको इधर ले आइए तो v वेक्टर dt इक्वल टू ds वेक्टर। v वेक्टर की वैल्यू आप यहां से उठा के रख दीजिए, v वेक्टर की v की वैल्यू कितनी हो जाएगी u प्लस ए टी। तो u वेक्टर प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू ds वेक्टर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए भाई। तो देखो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u वेक्टर dt प्लस ए टी वेक्टर dt और ये ds। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो u वेक्टर लिमिट लगा दीजिए टाइम की 0 से t, और जब टाइम 0 यानी जब आपने मोशन स्टार्ट की, मान लीजिए ये जो इसका पोजीशन वेक्टर था वो था SI और ये कितना था, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। बोलो सही है क्या? ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, अच्छा u वेक्टर इक्वल टू आप क्या लिख लो भाई, u 0 से t लिमिट, 0 से t लिमिट s इनिशियल टू s फाइनल। तो यहां पे आएगा देखो u dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t हाफ। देखो ये जो a है ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और उधर से हो जाएगा s फाइनल माइनस s इनिशियल, s फाइनल माइनस s इनिशियल। अच्छा जी, s फाइनल यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर घटा दिया जाएगा तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचेगा? यस सर, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के आप अगर पोजीशन वेक्टर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो s वेक्टर इक्वल टू हो गया आपके पास देखो ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जनरली इसको s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख लिया जाता है 1D मोशन के लिए, 1 डायमेंशनल मोशन के लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, वरना ये रिलेशन ये कैसा है? ये वेक्टर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? वेक्टर रिलेशन है। इसको बोला जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए जी और देखिए, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन जैसा कि आप जानते हैं ए वेक्टर इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप इसको इधर भेजेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन वी डी वी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट डी एस वेक्टर। भाई वही दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो देखो आप इसको चलो आप सिंपल एक बार मैग्नीट्यूड में लिख लीजिए, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप लिखिए, देखो ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, डी एस को आप इधर भेज दीजिए, तो ए डी एस बराबर वी डी वी, इंटीग्रेट कर दीजिए। भाई इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, इनिशियल वेलोसिटी u और इनिशियल पोजीशन si, फाइनल वेलोसिटी भाई आपकी कितनी v और फाइनल पोजीशन sf। क्या एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा sf माइनस si। इंटीग्रेशन क्या है वो कुछ भी नहीं है ना, ds का इंटीग्रेशन s और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे सेम इधर करोगे v का, तो v का कितना होगा भाई v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। भाई पावर एक है तो एक पावर बढ़ जाएगी और ये v और u ये हो गई आपकी लिमिट। देखो भाई ये हो गया a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा देखो v स्क्वायर, देखो 1/2 तो बाहर निकाल दो, अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट रख दो, इसको इधर भेजो भाई 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भाई थर्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है ये आपकी। ठीक है, a इक्वल टू डी वी बाई डी एस, इसको इधर भेज दो, इंटीग्रेशन को बस देख लेना बेटा, ds का इंटीग्रेशन होगा s, जैसे ये होगा ना a और ds का इंटीग्रेशन होगा s में भाई अपर लिमिट रखोगे और लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो sf माइनस si, और इधर से देखो v की पावर 1 है तो पावर एक इंक्रीज करो तो 2 होगी, जो जितनी पावर होगी x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना, बाई 2 हो गया। अब जहां जहां v आ रहा है, आपने v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो जहां जहां v आ रहा है वहां पे पहले अपर लिमिट रख दो, रख दी, फिर माइनस जहां जहां भी आ रहा है वहां पे लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट है u तो u रख दिया, तो ये इतना हो गया, ये हो गया। अगर इसको लिखा जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस u वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। देखिए भाई ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये किस फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। पर आप गौर से देखो, इसमें जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है स्केलर है ना। तो जो फर्स्ट दो रिलेशन है, जो तीन इक्वेशन है मोशन की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन में से जो आपकी पहली दो इक्वेशन है वो आपके कैसे होते हैं? वेक्टर रिलेशन होते हैं। कैसे होते हैं? वेक्टर रिलेशन। और लास्ट वाला जो होता है ये कैसा होता है? स्केलर रिलेशन। कैसा होता है? स्केलर रिलेशन। कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीनों इक्वेशन में से कौन सा स्केलर रिलेशन है, तो थर्ड इक्वेशन है ना जी। अच्छा जी, अब देखिए मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ ही, तीनों का डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप 11th वाले बच्चों के लिए पूछा जा सकता है अभी डेरिवेशन, है ना, तीनों इक्वेशन को ड्राइव करना। चलिए जी, अब छोटी सी बात, तीनों इक्वेशन एक साथ लिख लेता हूं मैं। v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलिए भाई सुनिए, यहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सीलरेशन, और t क्या है? टाइम। s है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, a एक्सीलरेशन, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तीन रिलेशन आ गए आपके पास, है ना। अच्छा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे s क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है भाई। देखो आपने ये s फाइनल माइनस s इनिशियल था, ये सिर्फ क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन आपको डिस्टेंस नहीं देगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ना। अच्छा जी, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ a पॉइंट पे था, वो यहाँ से u स्पीड से चला और a एक्सीलरेशन से चला, तो ये s दूरी जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा t। ये सारे वेरिएबल ऐसा है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको बताता है ना। चलिए s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम में? t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलो सोचते हैं थोड़ी बात इसके बारे में। देखो मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
इसकी स्पीड जो है u है ना, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन इसका a है और इधर चला, ठीक है। तो मैंने कहा ये n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, n सेकंड में, n सेकंड यानी टाइम की वैल्यू मैंने दे दी n सेकंड। चलिए भाई, तो आपने कहा सर जी s इक्वल टू कितना होता है, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो टाइम की वैल्यू n रख दी, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कितना होगा, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मैं कहूँ n माइनस 1 सेकेंड में, तो n सेकेंड जैसे 5 सेकेंड में यहाँ है तो 4 सेकेंड में से कुछ पीछे होगा, मान लो n माइनस 1 सेकेंड में, n माइनस 1 सेकेंड में ये यहाँ तक पार्टिकल आया, यहाँ तक, तो n माइनस 1 टाइम में कितना चलेगा, s n माइनस 1 कितना u, और टाइम कितना लिया n माइनस 1 t, सॉरी u t प्लस हाफ a t स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये अगर मैं यहाँ डिनोट करूं तो अगर मैं सिंपली ये बोलूं तो जो ये वाला है ये n सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट है, और जो यहां से लेके यहां तक है ये n माइनस 1, इससे 1 सेकंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं कहूँ ये लास्ट, ये कौन सा सेकंड होगा, nth सेकंड, कौन सा होगा, nth सेकंड। जैसे मान लो n की वैल्यू रख दूं 5, तो 5 सेकंड में चली हुई डिस्प्लेसमेंट ये है, और 4 सेकंड में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी 4 सेकंड पे ये यहाँ था, तो 4 के बाद ये कौन सा सेकंड चल रहा है, 5वां, और यहाँ जाते हैं कितने सेकंड पूरे हो जाएंगे, 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे ना, तो ये nth सेकंड। अब यहाँ पे n लिया है, ये n माइनस 1, तो n माइनस 1 सेकंड तक, यानी इससे 1 सेकंड पहले तक ये यहाँ था, तो यानी जो लास्ट जो इसका सेकंड है, जो nवां सेकंड है, टोटल n सेकंड चला है, उसमें ये पार्टिकल इतना चला। तो अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट इन nth second, displacement in nth second, nth second यानी मैं कहूँ s nth इक्वल टू कितना होगा, n सेकंड माइनस n माइनस 1 सेकंड, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका s nth आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा, चलिए रखते हैं, देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, चलो देखिए s n वैल्यू रख दो बेटा s n की, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए भाई, अब u को एक तरफ ले लीजिए, तो देखो u यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो u कॉमन ले लो, इधर बचेगा n, और इस माइनस की वजह से माइनस का n माइनस 1, सही है। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, और इसमें से हाफ ऑफ a कॉमन ले लो, हाफ ऑफ a कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा n स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। बोल बचा या नहीं बचा, चलो जी और देखो, यहां से आप देखोगे तो देखो u n माइनस n, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का हाफ a, इसको लिख लो भाई, दो तरीके से लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिख लो, या उसका होल स्क्वायर आप ओपन कर लो, तो इसको लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। चलिए इसको आप लिखोगे भाई, इसने इसको मार दिया, तो u ब्रैकेट में बचा 1, अच्छा प्लस हाफ, इधर देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, इस माइनस की वजह से ये तो हो जाएगा भाई प्लस का, ये वाला तो, और ये हो जाएगा माइनस का। चलो भाई, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए बोला जाता है कि इसको डायमेंशनली चेक कीजिए कि डायमेंशनली क्या ये रिलेशन फिजिकली करेक्ट है। यस सर, फिजिकली, तो इसको मैं रिलेशन को अप्लाई करूंगा तो ये nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मुझे निकाल के देगा, यानी फिजिकली एकदम ठीक है। क्या क्या डायमेंशनली भी ठीक है, तो जब आप डायमेंशनली लिखते हैं तो यहाँ पे ये तो रहता नहीं है, ठीक है। अच्छा आप क्या करते हैं, देखो
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ये जो डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड में, तो मीटर, और इधर कितना है इनिशियल वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। तो देखो यूनिट वाइज नहीं करें, आप जितनी भी क्वांटिटी ऐड होती है सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए और इक्वल वाली भी उसके इक्वल ही आनी चाहिए, है ना, पर आती नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इक्वेशन फिजिकली सही हो, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो। ये इक्वेशन इस इक्वेशन में ऐसा हो जाता है ना, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है पर फिजिकली करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली डायमेंशनली इनकरेक्ट भी नहीं है, इसकी 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 पूरी 700 क्वांटिटी की यूनिट सेम है, कि डायमेंशनल भी इनकरेक्ट नहीं है, वो दिखने में डायमेंशनली इनकरेक्ट लगती है। देखो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में देखो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये 2n-1, n क्या है? सेकंड है, टाइम ही तो है, तो ये सेकंड हो गया। तो इस पूरी टर्म की यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। देखो इसकी कितनी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कितना हुआ 2n, n क्या है? n जैसे 5वां सेकंड, तो सेकंड इसकी यूनिट, तो इनटू सेकंड, तो इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी है ही मीटर पर सेकंड, और पर इसकी मीटर आ रही है, तो यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को जोड़ो और मीटर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए डायमेंशनली इनकरेक्ट लगती है। एक्चुअल में ऐसा क्यों हो जाता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से आप वापस से देखना इस रिलेशन को, यहाँ से ये मैं दोबारा लिख देता हूँ ना, ये वाली लाइन क्यों होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। देखो ये क्या है? 5th सेकंड, और ये क्या है? 4th। ये n है, ये यूनिट लेस नहीं है, ये आपने टाइम का मैग्नीट्यूड रखा है, इसकी यूनिट सेकंड है। अब देखो जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे लिखते हो, देखो n में से n-1 गए तो सीधा बचेगा 1। जैसे मान लो 5 सेकंड में से 4 सेकंड गए तो क्या 1 सेकंड बचेगा? ये जो 1 है इसकी यूनिट है बेटा सेकंड, क्योंकि टाइम माइनस टाइम हुआ है। ऐसे बेटा आपने यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ a, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोलो। देखो a प्लस b, इंटू a माइनस b। अब वो एक्चुअल में ये u को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो 1 इंटू यू कितना हो जाता है? u, इसलिए सिंपली दिखाई दे रहा है u, पर आप ध्यान के इसके साथ 1 भी है और वो यूनिट लेस नहीं है। देखो ये a, ये हो गया n और n 2n, और ये हो गया -1, और इधर देखो n से n गया तो कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1, और ये भी यूनिट लेस नहीं है। इस 1 की यूनिट भी क्या है? सेकंड। देखो टाइम में से nth सेकंड में से n-1 सेकंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी यूनिट कितनी है? सेकंड। देखो इस ये 1 की भी सेकंड है, पर क्योंकि ये 1 आ जाता है तो 1 मल्टीप्लाई होकर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखो ऐसा ये रिलेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि आपको पता होना चाहिए u के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1, और इसकी यूनिट क्या है? सेकंड। इसके साथ में मल्टीप्लाई में कितना है? इन दोनों से सब्ट्रैक्ट बाय 1, और इसकी यूनिट भी कितनी है? सेकंड। अब देखो जरा, इधर यूनिट मीटर, इधर u की मीटर पर सेकंड, ये जो 1 है इसकी यूनिट सेकंड, क्या हाफ तो छोड़ो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइम है तो ये कितना हो गया? सेकंड, और इस 1 की यूनिट भी कितनी है? सेकंड। तो देखो सेकंड 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 स्क्वायर, सेकंड सेकंड, क्या इस पूरी यूनिट की टर्म की यूनिट मीटर बची? क्या इसकी यूनिट मीटर बची? और क्या इधर भी मीटर? डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, है ना, क्योंकि ये u और इस टर्म के साथ एक 1 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो 1 यूनिट लेस नहीं है, है ना, यूनिट लेस नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा, अब मैं 1 को हटा देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, पर ध्यान रखिए इसके साथ 1 सेकंड मल्टीप्लाई रहता है ना फिलहाल। तो आप इतना समझिए कि nth सेकंड में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट ये होता है, और ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं देता, क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। देखिए देखिए, जैसे मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बोला कि जैसे ये कोई कार है या कोई भी मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव कर रहा है, जो इधर मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी इधर मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड, कितनी मान लीजिए? 5 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक्सीलरेशन इधर है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू मान लीजिए आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा बताइए 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा?
और कितनी डिस्टेंस चलेगा 3 सेकंड। ठीक है, चलो भाई सोचिए। देखो अब देखो, आप जानते हो सारे रिलेशन वेक्टर रिलेशन है, पर क्योंकि मैं 1D की बात कर रहा हूँ तो सभी एक वन लाइन के लॉन्ग लगते हैं, तो वेक्टर या तो प्लस होंगे या क्या होंगे माइनस। आप एक डायरेक्शन को चाहे तो इसको चाहे इसको प्लस मान लो तो इसको माइनस, इसको प्लस मान लोगे तो इसको माइनस मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, अभी फिलहाल में इसको प्लस मान लो, इस डायरेक्शन को माइनस। तो अगर साइन के साथ लिखूं तो यू दे रखा है आपको +5 मीटर पर सेकेंड और ए की वैल्यू दे रखी है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स डीएक्सेलरेशन। तो इसी डायरेक्शन में आता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, और उसको नेगेटिव से लिखा जाता है ना। रिटार्डेशन इज दिस हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन 3 सेकंड्स। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गिवन डेटा लिख लो और एक आपको दिया हुआ है टाइम भाई, क्या दिया हुआ है टाइम, कितना 3 सेकंड। चलिए जी, आपसे क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है? यस सर, s = ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सर डिस्प्लेसमेंट का तो है, पर डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, है ना। अपन डिस्टेंस देंगे तो ये क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस क्वेश्चन में काफी चीजें क्लियर होंगी, देखना आप। तो देखो s की वैल्यू u कितना दे रखा है 5, t कितना दे रखा है 3 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी भाई -2 और t स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से हो गया 9। चलो ये सोल्व करो, ये आ गया 15, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -9, तो आ गया 6 मीटर। यानी t = 0 पे ये यहाँ पे है और t = 3 पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये आ गया आपकी 6 मीटर। कितनी आ गई 6 मीटर। अच्छा जी, अब ये बताओ 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड ये पार्टिकल चला यहां से, 3 सेकंड के बाद मैंने देखा तो डिस्प्लेसमेंट इसका इतना, यानी ये यहां से यहां पहुंच गया है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? डिस्टेंस के लिए तो पाथ की जरूरत पड़ सकती है ना आपको भाई। पाथ तो ऐसा भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट आगे जाके फिर मुड़ के यहां आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कैसे करें अब हम, कैसे पता चलेगा? अगर मान लो ये मुड़ के नहीं आया है, सिंपल यहां से चला यहां पहुंच गया, तो सीधा स्ट्रेट लाइन चल रहा है विदाउट टेकिंग एनी टर्न, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। यानी अगर ये सीधा यहां से चल के यहां पहुंच गया तो डिस्टेंस भी 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 6 मीटर। पर अगर ये घूम के आया है, ऐसा आया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा अलग होंगे। डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा पर डिस्टेंस ये वाली होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं से तो पूछा गया भाई 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट की मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल थी, मैंने सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आ गया 6 मीटर। मुझे बताइए यहां से देख ये कैसा आया, 6 प्लस का है ना, प्लस का है इसका मतलब इधर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी मानी थी ये, यानी इस डायरेक्शन में 6, माइनस आ जाता है इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में 6 होता, यानी 6 मीटर यहाँ पे है 3 सेकंड बाद। जब आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया है t = 0 पे पार्टिकल कहां था यहाँ, और t = 3 सेकंड पे जो भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी है आपका ये कहां पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को तो भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को तो पाथ की जरूरत है ही नहीं, तो मुझे दोनों पोजीशन बता दी तो डिस्प्लेसमेंट तो वही हो गया। अच्छा डिस्टेंस कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल कहीं से टर्न लेके वापस आया है या सीधा यहाँ पे पहुंचा है। तो इसको चेक करने का भाई वही तरीका जो अपन ने पहले इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। मुझे पता है कि अगर ये टर्न लिया, मान लो कि पहले आगे गया इस रास्ते पे फिर वापस आया, तो अगर ये टर्न लिया तो जिस पॉइंट पे टर्न लेगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या 0 हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये गारंटी बात है ना, क्योंकि टर्न लेने के लिए एक बार वेलोसिटी 0 फिर वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ना। अच्छा जी, अब देखो क्योंकि देखो इधर जब तक चलेगा तो वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी पॉजिटिव, और जब इधर चलेगा तो वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव से घटता 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 नेगेटिव में घुसेगा तो बीच में 0 तो आना जरूरी है, जहां पे 0 आता है वहां से टर्न ले लेता है। ओके चलो अपन चेक करते हैं सबसे पहले कि इसने टर्न लिया भी या नहीं लिया। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो 6 मीटर है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अभी ये चेक करने के लिए आप छोड़ो 0 तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 3 सेकंड पे अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिख लो साइड में, डिस्प्लेसमेंट वो आ गया भाई अपना 6 मीटर। अब 3 सेकंड पे स्पीड देखो, अगर वो इसी डायरेक्शन में आई इसका तो मतलब ये सीधा यहां जा रहा है भाई, स्टार्टिंग में भी इधर चल रहा था इधर ही चल रहा है, और अगर स्पीड नेगेटिव आ गई इसका मतलब इधर चल रहा है, इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं तो रास्ते में पलटी मारी होगी या उल्टा मुड़ा होगा, तभी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वरना ये तो इधर आता है इनिशियली।
चलो तो इसको करें कैसे, तो भाई 3 सेकंड के ऊपर इसकी स्पीड और निकाल के देखो। देखो v वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस 80। भाई v कितना निकाल रहे हैं, u कितना 5 माइनस 2 इंटू 3, हाँ जी -1 मीटर पर सेकेंड। यानी 3 सेकंड पे ये 6 मीटर की दूरी पे है और इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब भाई साहब ये टर्न ले चुका है। क्या इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है? यस सर। क्या ये इधर से इधर घूम चुका है? यस सर। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आएंगे। और डायरेक्शन ये एक बार भी नहीं मुड़ता, अगर स्ट्रेट लाइन में चलता रहता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वन डायमेंशनल मोशन में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेंगे? नहीं। वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम रहेंगे जब तक ऑब्जेक्ट मुड़ के वापस नहीं आता है। यानी कोई भी टर्न नहीं लेगा, मुड़ के वापस नहीं आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, वरना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं। क्या यहां से तो जब भी आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट तो वो तो सिंपल सा निकाल दो फॉर्मूला लगा के, और आपसे डिस्टेंस जब भी पूछे जब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सीधा यहाँ पे पहुंचा है या आगे जाके घूम के आया। तो आप जितने टाइम पे आपसे डिस्टेंस पूछे उतने टाइम पे आप एक बार वेलोसिटी निकाल लो। अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं टर्न लिया है। अभी फिलहाल ये यहाँ पे, अब मुझे ये नहीं पता कि कितना आगे घूम के आया, ये नहीं पता, पर मुझे पता तो है घूम के तो आ चुका है। अच्छा अब ये कैसे निकाले, अब आपको है ना, तो जब भी आपको डिस्टेंस निकलवाए, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा फॉर्मूले से डिस्टेंस जब भी निकलवाए तो आप सबसे पहले चेक करो कि पार्टिकल मुड़ा है या सीधा चला है। तो वो कैसे चेक करोगे, t इक्वल टू 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछिए तो 3 के ऊपर भाई आपने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी -1 आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने टर्न तो लिया है। अच्छा जी अब देखो कहां पे लिया, ये कैसे निकलेगा, जहां पे भी मान लो उसने यहाँ पे टर्न लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी पक्का से 0 हो गई होगी। क्या हो गई होगी? पक्का से 0। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी इसकी 0 कब हुई। तो v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस 80। अच्छा v कितना 0 हो गया, u कितना 5, ये कितना -2 इंटू t। भाई सोल्व कर लो, t की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ओहो, यानी 2.5 सेकंड के ऊपर इसने क्या ले लिया, टर्न। अब 3 सेकंड पे है और टर्न कहां पे लिया इसने, 2.5 सेकंड यहाँ पे टर्न लिया है। बोलो सही है, यहाँ पे इसने टर्न ले लिया। चलो भाई अब डिस्टेंस क्या होगी, देख 6 मीटर तो ये, और यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की। तो क्या आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस और निकालनी पड़ेगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। देखो यहाँ पे कितने पे, 2.5 पे, यहाँ पे कितने पे, 3 पे। चलो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकाले, देखो आप निकाल लो। आपको 2.5 सेकंड पे इसने पलटी मारी है, तो 2.5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, 2.5 सेकंड तक तो सीधा ही चला है, 2.5 सेकंड तक तो सीधा ही चला है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे। अगर मैं 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं तो क्या वो डिस्टेंस के बराबर आएगा? यस सर, क्योंकि 2.5 सेकंड तक तो ये एक बार भी नहीं मुड़ा था, है ना। तो 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की, देखो इक्वेशन में लगा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, कितने टाइम के लिए, देखो u t की वैल्यू 2.5 माइनस हाफ ऑफ a की वैल्यू 2। बेटा इसका माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है, हाफ a t स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, ये कितना आ गया 12.5 आ गया, और ये कितना आ गया 6.25 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लो 6.25 मीटर। ओहो, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, 6.25 मीटर। यानी 6.25 मीटर गया और ये डिस्टेंस यहां से तक कितनी है, 6 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची भाई, 0.25 मीटर। बोल बची या नहीं बची? तो इसका मतलब ये 6.25 मीटर आगे गया, 6.25 मीटर ये आगे गया, उसके बाद 0.25 मीटर वापस आ गया। तो इसलिए आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बच रहा था, 6 मीटर। कितना बच रहा था, 6 मीटर। ओके, अब देखिए, तो अब मैं आपको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 6.25 प्लस यहां से लेके यहां तक की कितनी है भाई, 0.25, यानी कुल देखोगे तो 6.5 मीटर ये डिस्टेंस है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना था, 6 मीटर। शायद समझ में आई बात, देख लीजिए
6.5 मीटर है। तो जब भी डिस्टेंस मैं पूछूं या स्पीड आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में एक चीज घूमनी चाहिए, क्योंकि स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो जब भी डिस्टेंस निकालने का जिक्र आए तो सबसे पहले आपको, अब फिलहाल 1D की बात करें 2D की नहीं, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट कहीं से टर्न बैक हुआ है, अगर हुआ है तो डिस्टेंस क्या आएगी भाई, अलग आएगी। टर्न बैक का पता लगाना कैसा, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट से वेलोसिटी के साइन अलग अलग आएंगे। टर्न कहाँ पे होता है, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे टर्न लेगा वहाँ पे जीरो हो जाएगी स्पीड, पर 1 डायमेंशनल में ये गारंटेड है कि जहाँ पे टर्न लेगा वहाँ पे स्पीड, ये वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई, एक क्वेश्चन चलेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा कि एक कार है, वो यहां से मान लो इनिशियल उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई भी मान लो आदमी, मान लो कोई भी आदमी, ठीक, यहाँ पे है, ये यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस है। जैसे ड्राइवर को ये आदमी दिखाई दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ठीक है। तो देखो दिखने में और ब्रेक लगाने में, है ना, जैसे भाई सिग्नल दिमाग फंसता, दिमाग में कहा ब्रेक लगाओ, तो जो ब्रेक लगाने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ह्यूमन रिएक्शन टाइम। कितने टाइम के बाद अपन रिएक्ट करना चालू करते हैं, है ना। अच्छा, वो मान लीजिए इस आदमी का, इसके ड्राइवर का है 0.5 सेकेंड, यानी इतने टाइम के बाद अगर उसको कोई सामने ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो इतने टाइम के बाद वो ब्रेक मारेगा। अच्छा, जैसे ब्रेक मारेगा तो क्या स्पीड कम होगी? यस सर। स्पीड बढ़े तो एक्सीलरेटेड मोशन, स्पीड घटे तो रिटार्डेड मोशन, है ना। यानी स्पीड, यानी इसका जो एक्सीलरेशन है, बोला कि जो इसका ब्रेक, जो इसका एक्सीलरेशन डेवलप कर सकता है, रिटार्डेशन जो डेवलप कर सकता है, वो कर सकता है मान लीजिए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? -5। ये ब्रेक की मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो इतना इसके अंदर रिटार्डेशन ला सकता है। माइनस का मतलब वो स्पीड को घटाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि बताइए कि ये ड्राइवर 100 मीटर तक डिस्टेंस पे था, तो उसको अचानक से ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, तब उसको ये अचानक से ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, ये जो भी है, तो उसने ब्रेक लगाए, तो उसने पूछा कि बताओ क्या इसको टक्कर मारने से पहले गाड़ी रुक जाएगी या इस आदमी को टक्कर मार देगी। अगर टक्कर मार देगी तो कितने टाइम के बाद इसको टक्कर मार देगी, ठीक है, इस टाइप से आपने पूछा। और अगर टक्कर नहीं मारेगी तो ये कितनी डिस्टेंस से बच जाएगा, है ना, मतलब कितनी पहले इससे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो भाई अब संभाल के देखो भाई, रिएक्शन टाइम इतना है, यानी इतने टाइम तक तो ड्राइवर ब्रेक लगा ही नहीं सकता, और ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाएगा तो भाई स्पीड यही रहेगी। बोलो सही है। तो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन टाइम में कितना चलेगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0.5 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो u की वैल्यू भाई कितनी, 20, ये 0.5। भाई एक्सीलरेशन तो जीरो, ना एक्सीलरेशन डेवलप कर पा रहा है ना डीएक्सीलरेशन, ब्रेक तो लगा ही नहीं रहा। भाई 0.5 सेकंड तक तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता ना एक्सीलरेट कर सकता है ना डीएक्सीलरेट, तो ये टर्म तो जीरो। या 0.5 सेकंड तक तो इसको 20 की स्पीड से चलता हुआ मान लो। यूनिफॉर्म जो आपकी वो मोशन थी उसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut, है ना। अच्छा, तो यानी 10 मीटर, यानी जब तक ये ब्रेक अप्लाई करेगा जब तक ये 10 मीटर चल चुका होगा। अब ये यहाँ पे जब ये आ गई गाड़ी, तब अब इसकी स्पीड कितनी है 20, और अब इसका एक्सीलरेशन चालू हो गया -5, तो चालू हो गया। अब इसके बाद ये कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा इसके बाद देखना, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इसके बाद ये रुकने के लिए कितना दूर, अब यहां तक तो कांस्टेंट स्पीड चला, अब इसके बाद स्पीड कम करना चालू करेगा, यानी रुकने की कोशिश करेगा। अगर ये रुकने की कोशिश करेगा तो रुकने से पहले कितना चलेगा, यानी रुकने से पहले का डिस्प्लेसमेंट देखो, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इसमें तो भाई टाइम चाहिए, ये तो किसी t टाइम में बता सकता है। अब मुझे क्या पता है कितनी देर बाद रुकेगा, ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो आप कौन सी इक्वेशन काम में लो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये वाली काम में लो कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या ये जहां पर ये रुकेगा, क्या वहां पे
स्पीड जीरो हो जाएगी, यस सर, माइनस यू स्क्वायर, यू इनिशियल इसकी कितनी थी 20 यानी 20 का स्क्वायर, 2a, a कितना भाई -5 जो इसने डेवलप किया माइनस का 5, और ये डिस्प्लेसमेंट कब तक का है जब वेलोसिटी जीरो जाएगी, यानी वेलोसिटी जीरो की रुकने से पहले कितना चलेगा, तो भाई इसको देखो, ये माइनस का 400 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये s माइनस से माइनस, जीरो से जीरो, तो ये आ गया 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहां के बाद ये 40 मीटर और चलेगी गाड़ी, तब जाके यहां पे जाके ये रुक जाएगी। अच्छा अब टोटल कितना चली, यहां से 10 मीटर तो रिएक्शन टाइम में चली, उसके बाद 40 मीटर ये चली, तो टोटल कितना चली 50 मीटर। आर्मी कितनी दूर था 100 मीटर, तो ये आर्मी कितनी दूर से बच जाएगा 50 मीटर से, गाड़ी से 50 मीटर पहले ही रुक जाएगी। अगर इसका मान लीजिए एक्सेलरेशन इतना नहीं होता, मान लो 5, मान लो इसका 2 होता, ब्रेक इतना एक्सटेंड नहीं होता, वो स्पीड को इसी रफ्तार से कम कर पा रहा है, तो यहाँ पे 2 लगाते तो यहाँ पे कितना आता भाई, देखो 2 और 2 4 आता, और 4 से यहाँ से कैंसिल करते तो यहाँ पे कितना आता 100 मीटर, बोला आता है नहीं आता 100 मीटर, यानी इसको रुकने के लिए यहाँ से 100 मीटर और चलना पड़ता रुकने के लिए, यानी यहाँ पे जाकर रुकता यहाँ से 100 मीटर पे, तो क्या 10 मीटर ये हो जाते 100, यानी 110 मीटर पे, आदमी कितने खड़ा है 100 मीटर पे, तो क्या एक्सीडेंट हो जाता, यस सर, बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए पॉइंट पे, तब उसकी स्पीड थी मान लीजिए जो वेलोसिटी वो थी v1, और वो एक्सीलरेट करता गया, उसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेट करते 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 गाड़ी बी पे पहुंची, तो बी पे पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी थी होगी भाई v2, कितनी हो गई v2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन मान लीजिए d है, कितना है d, उन्होंने कहा जब ये मिड पॉइंट पे था तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, क्वेश्चन समझिएगा। उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, जब वो ए पॉइंट पे है तो उसकी स्पीड जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है v1, जब वो बी पॉइंट पे है जब उसकी वेलोसिटी कितनी है v2, तो बताओ जब वो ए और बी के मिड पॉइंट पे होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, सिंपल सा सवाल कि यहां से अगर स्पीड बढ़ी होगी तो देखो यहाँ पे v1 है तो यहाँ कुछ तो बढ़ी होगी, उसने कहा कि अगर ये यहाँ तक v2 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक बढ़ती बढ़ती v2 हो गई, तो यहाँ पे बढ़ती बढ़ती कितनी होती है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस कितनी है d/2, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है भाई d/2, ठीक है। अच्छा ठीक समझिएगा जरा, मुझे इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी दी है, ये भाई इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये क्या होगी भाई फाइनल वेलोसिटी होगी, दोनों मानते हो, तो आपने क्या लिखा, आप जानते हो v² - u² बराबर 2as, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मान लो कि d है, देंगे का मान लो d है, तो v कितना हुआ फाइनल वेलोसिटी यानी v2, यानी v2² माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1², और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अपने गैप मान लिया d। अब ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा दो, देखो फाइनल वेलोसिटी मान लो सी पॉइंट पे कितनी हो गई v, तो v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1², 2a, और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या d/2 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है मोशन का ना, जब ये मोशन के मिड पॉइंट पे होगा तब मेरे से पूछा गया वेलोसिटी, मुझे इस इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी दी, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी दी, और इनके मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी, और ये कहा गया मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप d है, तो जब d गैप के लिए इक्वेशन लगाओगे तो वेलोसिटी v2 हो चुकी होगी, फाइनल v2 हो चुकी, और जब ये इक्वेशन d/2 गैप के लिए लगाओगे यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई होगी b, मान लो सी पॉइंट पे b है, तो आपने इक्वेशन दोनों इक्वेशन को भैया या तो डिवाइड ही कर लो, है जी, हो जाएगा, चलो कर लो डिवाइड करोगे तो देखो ये 2 से 2 गया, AD से AD गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका हो जाएगा v2² माइनस v1² इक्वल टू 2v² माइनस 2v1², ठीक है जी, तो एक v1² से एक v1² कट गया, 2 है ना यहाँ पे, एक बच गया, आप इसको इधर ले आओ, तो v2² प्लस v1² बराबर 2v², और इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी v1² प्लस v2²/2। अच्छा सवाल है भाई, देखिए समझ में आया, देखो अच्छा
क्या कहा गया था, ये बोला गया था एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में, किसी पॉइंट ए पर उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी v1 है, उससे कुछ दूर एक पॉइंट b है जहां तक पहुंचते उसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट था उस पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निकालने का तरीका। ठीक है, अच्छा इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जाता है, इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जाता है। देखो कैसे, ऐसे कहा जाता है कि जैसे कि एक पोल है, ये पोल खड़ा है यहाँ पे ना, एक ट्रेन आई, ये कितनी लंबी ट्रेन है, ठीक है, ये ए एक्सीलरेशन से इधर चल रही है, तो ना जब ये फ्रंट एंड इस पोल के पास पहुंचा तो इसकी स्पीड v1 थी। अभी ट्रेन पूरी एक रिजिड बॉडी मान लो ना इसको, तो ये पूरा हर पार्ट v1 स्पीड से चलेगा इसका ना, तो इसकी स्पीड v1 थी। और जैसे ही क्रॉस करती करती जब इसका लास्ट एंड इसको क्रॉस किया लास्ट एंड, तब तक स्पीड बढ़ती बढ़ती कितनी होगी v2, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन कर रही थी, कितनी हो गई v2। तो ना जब फ्रंट एंड ने क्रॉस किया तो स्पीड पोल को जब फ्रंट एंड ने क्रॉस किया तो स्पीड थी v1, जब लास्ट एंड ने क्रॉस किया तब स्पीड थी v2। तो क्या जब इसका मिड पॉइंट क्रॉस करेगा तब स्पीड कितनी हो जाएगी, तब स्पीड कितनी हो जाएगी। देखो बात समझिए, जब फ्रंट एंड, अब देखो क्वेश्चन वही है, जब फ्रंट एंड यहां था तब स्पीड कितनी थी v1, बोलती है। जब फ्रंट एंड यहां पहुंच गया, यानी यहां से फ्रंट एंड यहां पहुंच गया, तो इसने क्या लेंथ ट्रेवल कर ली, किसके बराबर, ट्रेन की लेंथ के बराबर, यानी n लेंथ के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई v2। पूरी ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहती है ना, पूरी ट्रेन की एक जैसी रहेगी। यानी देखो अब फ्रंट एंड को कर लो, सिर्फ फ्रंट एंड को, तो देखो फ्रंट एंड जब यहां था तो स्पीड v1 थी, फ्रंट एंड जब यहां पर है तो स्पीड v2 है। अब इसने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, फ्रंट एंड ने क्रॉस किया तो स्पीड v1, लास्ट एंड ने क्रॉस किया तो v2। जब मिडिल एंड क्रॉस कर रहा होगा तो मिडिल एंड की स्पीड कितनी होगी, तो जब मिडिल एंड क्रॉस कर रहा होगा तो देखो आधी ट्रेन होगी यहाँ पे और आधी ट्रेन होगी यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई l/2। अभी आधी ट्रेन बाहर निकली है, पूरी ट्रेन बाहर नहीं निकली। अब मेरे से स्पीड पूछिए, तो देखिए फ्रंट एंड के मिड पॉइंट पे पहुंच गया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे फ्रंट एंड की जो भी स्पीड होगी वो क्या पूरी ट्रेन की होगी, यस सर। तो देखो जब ये वही सवाल हो गया ना पिछला वाला, फ्रंट एंड जब मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो स्पीड v1, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो स्पीड v2, और जब वो इनके मिड पॉइंट में तो उसकी स्पीड पूछिए। ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज की है, क्वेश्चन वही है। देखो जब आपसे क्या पूछा है, वो पिछला क्वेश्चन क्या था, इस पॉइंट पे v1 इस पॉइंट पे v2, तो मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी रही होगी। अब इस बार वही बस पूछने का तरीका, ट्रेन के फ्रंट एंड ने क्रॉस किया v1 से, लास्ट एंड ने क्रॉस किया v2 वेलोसिटी से, तो मिडिल एंड ने कितने से क्रॉस किया होगा। तो आप देख लो फ्रंट एंड ने क्रॉस किया तो फ्रंट एंड यहाँ पे होगा और स्पीड कितनी होगी v1, जब लास्ट एंड क्रॉस किया तो फ्रंट एंड यहाँ पे आ गया होगा और इसकी स्पीड कितनी होगी उस समय v2, और लास्ट एंड ने v2 से क्रॉस किया है तो पूरे ट्रेन की स्पीड v2 है, तो इस एंड की भी कितनी है v2। अब जब मिडिल पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा तो फ्रंट एंड यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब जो फ्रंट एंड की स्पीड होगी क्या वही पूरी ट्रेन की स्पीड होगी, यस सर। तो आपसे पूछा कि जब फ्रंट एंड कुल क्वेश्चन में फ्रंट एंड यहाँ था तो वेलोसिटी कितनी, फ्रंट एंड जब यहाँ पे आ गया तो वेलोसिटी कितनी, जब फ्रंट एंड इसके बीच में होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। ये वही सवाल आपका आंसर आएगा v1² प्लस v2² का रूट, वही सवाल है ना, बस पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन वही है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के और न्यूमेरिकल कराएंगे और काफी अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे और इसकी एप्लीकेशन भी कराएंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के ना, कहाँ पे ये जनरली काम आती है। आप यहाँ तक का तैयार कीजिए, एकदम बेसिक क्लियर रखिए, आपको एकदम क्लियरिटी से पता होना चाहिए क्या बोला जा रहा है, कहाँ पे स्पीड v1 बोल रहे हैं, कहाँ पे स्पीड v2 बोल रहे हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज मेरे को लिख के भेजें या स्क्रीनशॉट लेके भेज दें कि सर ये वाली स्टेप मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप डाउट नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया भी या नहीं आया। अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ तो मेरे को बता दीजिए कि सर थोड़ा स्लो चलिए, अगर मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप बता दीजिए सर जी समझ में आ रहा है आप फास्ट चलिए। ठीक है, आपको और तो जो आपका रेस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू।